हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान एमसीक्यूज़ के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, यह एपिसोड 3 भागों में होता है, जो कि है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दूसरा, हर एक भाग के 10-10 एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं। और तीसरा, हर प्रश्न के उत्तर की व्याख्या की जाती है। और जो भी क्वेश्चन होते हैं वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विज्ञान एमसीक्यू। आज विज्ञान एमसीक्यूज़ का 14वां एपिसोड है, यानी इससे पहले 13 एपिसोड हो चुके हैं और हर एक भाग में 130 यानी 130 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। इसलिए आज प्रश्नों की संख्या 131 यानी 131 से शुरू होगी। आज का पहला प्रश्न है, बल का मात्रक है जूल, न्यूटन, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर वॉट। इसका जवाब है ऑप्शन बी, बल का मात्रक केजी मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, इसे न्यूटन भी कहते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचना पड़ता है। ऑप्शन है गति के प्रथम नियम का, जड़त्व नियम के कारण, गति के द्वितीय नियम के कारण, गति के तृतीय नियम के कारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगला प्रश्न है, कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली तोड़ देता है, वो ऐसा कैसे करता है? ऑप्शन है गति के प्रथम नियम द्वारा, गति के द्वितीय नियम द्वारा, गति के तृतीय नियम द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कराटे के खिलाड़ी द्वारा अधिक बल लगाकर संवेग में हाथ के संवेग से अचानक परिवर्तन किया जाता है, जिससे बर्फ की सिल्ली टूट जाती है। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। यह है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। यानी ये गति के तीसरे नियम के गति का तीसरा नियम जो है न्यूटन का, उसके अनुसार ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, गति के तीसरे नियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है इनमें लगने वाले बल परिमाण में समान तथा दिशा में भी समान होते हैं। ये बल एक वस्तु पर नहीं बल्कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता या फिर उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लगने वाले बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं। अगला प्रश्न है, गति के तीसरे नियम के संदर्भ में विचार करें। कथन है, क्रिया व प्रतिक्रिया बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते, कारण प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। और उसका ऑप्शन है सही विकल्प चुनें। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन कारण की व्याख्या कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला है, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिया व प्रतिक्रिया बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, नाविक जब नाव से जमीन की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ऑप्शन है गति के प्रथम नियम से, गति के द्वितीय नियम से, गति के तृतीय नियम से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गति के तृतीय नियम के से नाविक के कूदने के बल लगाने पर नाव पर भी पीछे की ओर बल लगता है, जिससे वे पीछे की ओर जाता है। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, इसे कहते हैं संवेग वृद्धि का नियम, संवेग ह्रास का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जब दो वस्तुओं के संवेग का योग उनके टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, तो इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला है, किसी विलग निकाय कोई बाह्य बल नहीं में कुल संवेग संरक्षित रहता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। किसी वस्तु का वेग उसके जड़त्व की माप है, या फिर उपरोक्त में सभी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, ना कि वेग। अगला प्रश्न है, असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या फिर शून्य होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला भाग है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। पहला प्रश्न है, ध्यान दें, संलग्न की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। अगला प्रश्न है, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सत्य है, या फिर दोनों कथन असत्य है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है, तथा संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। अगला प्रश्न है, नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, जिसका कारण है बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उच्च क्वथनांक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में ठोस पदार्थ सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो घर में जो हम लोग रखते हैं वो नेपथलीन, जिसको हम लोग फिनाइल की गोली भी बोलते हैं, वो बिना किसी ठोस पदार्थ को छोड़े हुए ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या होता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और इसलिए इसका कोई पार्ट नहीं बचता घर में। अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा निम्न द्वारा बढ़ेगी, ठंडा करने पर, पीटने पर, या फिर गर्म करने पर। उपरोक्त में कौन सा सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल 2 और 3, या फिर उपरोक्त तीनों सत्य हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ठोस पदार्थ को पीटने पर, गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे पदार्थ गर्म हो जाता है एवं उसके आकार में भी परिवर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। दूसरा है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संभागी मिश्रण है। उपरोक्त कथन में से कौन से सत्य हैं? केवल एक, केवल 2, दोनों कथन सत्य हैं, या दोनों कथन असत्य हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। मिश्रण एक या अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है,
जबकि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का संभागी होता है, संभागी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, विलयन के गुणों पर ध्यान दें। विलयन एक संभागी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 nm यानी 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 या फिर सभी कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चूंकि विलयन के कण अत्यंत छोटे होते हैं, जैसा कि प्रश्न में वर्णित है, अतः ये गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है जो निम्न धातुओं से मिलकर बनती है। जिंक, लोहा, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। सही विकल्प है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीतल। जिंक, जिसमें पीतल में जो होता है जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण होता है। मतलब पीतल जो है जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है, जिसमें कि कॉपर 70% और जिंक 30% होता है। ध्यान दें, विलयन एक समांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। उपयुक्त में कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सत्य हैं या फिर दोनों असत्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण है, जबकि पदार्थों के ना घुल पाने के कारण निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निलंबन के गुणधर्म पर विचार करें। यह एक विषमांगी मिश्रण है। यह कण आंखों से देखे जा सकते हैं या फिर निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। उपरोक्त में कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर दोनों कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट पर विचार करें। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। यह कोलाइडल कणों द्वारा उत्पन्न होता है या फिर कोलाइडल कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश का यह फैलाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 और 3, केवल 1, केवल 1 और 2 या फिर सभी कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव की खोज की थी। यह कोलाइडल कणों द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है। अगला प्रश्न है, कोलाइट के गुण धर्म पर विचार करें। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल कणों को आंखों से देखा नहीं जा सकता है। यह कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कोलाइडल कणों को अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कथन में कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 4 या फिर सभी कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब, कोलाइडल कणों को छानन विधि से पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगला भाग है बायोलॉजी। पहला प्रश्न है, उच्च शर्करा सांद्रता वाली शहद खराब क्यों नहीं होती? तो इसमें प्राकृतिक ऑक्सीकरण रोधी पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं का संक्रमण रोकते हैं। दूसरा है, उच्च प्रासरण दाब वाले विलयन में जीवाणुओं से जल का बहिर्प्रासरण हो जाता है, जिससे ये पनप नहीं पाते और सक्रिय नहीं होते हैं। ऑक्सीकरण के अभाव में जीवाणु सक्रिय नहीं होते हैं और बढ़ते नहीं। यह उपरोक्त में सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च शर्करा सांद्रता वाली शहद में उच्च प्रासरण दाब वाले विलयन में जीवाणुओं से जल का
बहिर्प्राशन हो जाता है, जिससे जीवाणु बढ़ नहीं पाते तथा सक्रिय नहीं होते। इसी कारण उच्च शर्करा सांद्रता वाली शहद खराब नहीं होती। अगला प्रश्न है, जब रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था तो दूध को फटने से बचाने के लिए 2-3 बार किस कारण से उबाला जाता था? दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन को विकृत होने से रोकने के लिए, दूध का पाश्चीकरण रोकने हेतु, लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं को मारने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं को मारने के लिए दूध को उबाला जाता था, अन्यथा इन जीवाणुओं के कारण दूध फट जाता था। अगला प्रश्न, शैवाल रिक्सिया तथा मार्केंशिया से भिन्न क्यों होते हैं? ऑप्शन है बहुकोशिकीय जननांगों के कारण, बहुकोशिकीय शरीर के कारण, थैलाइड शरीर के कारण, या फिर कोशिकाओं में पायरिनाइड्स के कारण। और इसका सही जवाब ऑप्शन ए, शैवाल रिक्सिया तथा मार्केंशिया से अपने बहुकोशिकीय जनांगों के कारण भिन्न होते हैं, क्योंकि रिक्सिया तथा मार्केंशिया में बहुकोशिकीय जनांग नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है, लाल सागर के लाल रंग के लिए कौन सा शैवाल उत्तरदायी कारक है? बैट्रेकोस्पर्म, ट्राइकोडिस्मियम एरिथ्रियम, फ्यूकस फुरकेटस, पॉलीसाइफोनिया निग्रिसेंस। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लाल सागर के लाल रंग के लिए ट्राइकोडेसियम एरिथ्रियम शैवाल उत्तरदायी है। इस शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर के पानी का रंग लाल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता होती है? कोलोरेला, कुछ समुद्री लाल शैवाल, कुछ नीले हरे शैवाल, या फिर कुछ फसली पादपों की पत्तियां। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता कुछ नीले हरे शैवालों में होती है। इसी कारण इन शैवालों का उपयोग कृषि हेतु उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल निगमन पादप और शैवाल दिन के समय पानी में तैरते हैं और रात में डूब क्यों जाते हैं? ऑप्शन है, ये रात्रि में वजन कम करते हैं क्योंकि मछली और अन्य जलीय जंतुओं द्वारा इन्हें भाग खा लिए जाते हैं। भोजन के उपभोग से ये हल्के हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण ये दिन में तैरते हैं, रात्रि में प्रकाश ना होने के कारण ये डूब जाते हैं। या फिर प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन के जमाव से ये बॉयंट हो जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जल निगमन पादप और शैवाल दिन के समय पानी में तैरते हैं और रात में डूब जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन के जमाव से ये बॉयंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, फर्न मास से भिन्न क्यों होता है? क्योंकि इसमें तैरने वाले शुक्राणु होते हैं, क्योंकि इसमें संवहनीय उत्तक होते हैं, क्योंकि इसमें पीढ़ी एकात्रण होता है, या फिर क्योंकि ये स्वतंत्र युग्म कोद्भिद होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फर्न मास से भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें संवहनीय उत्तक पाए जाते हैं, जबकि मांस में संवहनीय उत्तक नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है, गलकंड यानी ग्वाइटर रोग से बचने के लिए एक प्रकार के समुद्री शैवाल का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, या फिर सल्फर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गलकंड यानी ग्वाइटर रोग से बचने के लिए एक प्रकार के समुद्री शैवाल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, साइकस में क्लोराइड जड़ें किसके द्वारा पहचानी जाती हैं? ऑप्शन है नीले हरे शैवालों की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण, माइकोराइजा कवक द्वारा, या फिर चींटियों के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साइकस में क्लोराइड जड़ों की पहचान नीले हरे शैवालों की उपस्थिति के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है,
ब्रायोफाइटा संघ के जलीय पूर्वजीय परंपरा के प्रमाण कौन हैं? उनका हरा रंग, पक्षभामी शुक्राणु, शैवाल जैसे प्रोटोनेमा, अनेक जलीय ब्रायोफाइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटा संघ के जलीय पूर्वजीय परंपरा के प्रमाण शैवाल जैसे प्रोटोनेमा हैं। ये थे आज के प्रश्न। आपको ये प्रश्न कैसे लगे? आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं।